नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। आज एक विशेष मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम भारत की ग्रामीण व्यवस्था में जो एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो लोहार एक जाति है, और लोहारों में भी हम आज बात करने जा रहे हैं। बस्तर यानी दंडकारण्य क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के साथ बस्तर के सुदूर गहन वनों में जो गांव हैं, उनमें जो लोहारों की जो जाति थी उनके बारे में दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम है कि लोहारों की कोई एक अलग से कोई जाति थी। और लोहार जो हैं वो बढ़ई का काम भी गांव में करते थे। वो आदिवासी समुदाय के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रीति रिवाज में, हर कार्य में उनकी भागीदारी होती थी। बच्चे के पैदा होते ही बच्चे के अगर नाल काटने का है तो उसका औजार ये बनाते थे, और नाल काटने का काम भी इनके परिवार की बुजुर्ग महिलाएं करती थी। फिर बच्चा अगर बड़ा होता है, उसके शादी विवाह में जितने भी उपकरण लगते हैं, नृत्य में, पूजा में जो दीपक जो जलाया जाता है उसे रखने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाते हैं, वो भी यही बनाते हैं। इसके बाद जो आदिवासी समुदाय जंगलों में शिकार करने जाते हैं, तो शिकार करने के लिए जो तीर, धनुष, भाला, बर्छी, सारे अस्त्र शस्त्र यही बनाते हैं। यहाँ तक कि खेती के जो हैं, खेती के सारे औजार, चाहे वो हल हो, फाल हो, फावड़ा हो, कुल्हाड़ी हो, शब्बल हो, सब यही बनाते हैं। बढ़ई के भी सारे औजार यही बनाते हैं। तो बस्तर के जनजातीय समुदाय की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लोहार रहे हैं। आज हमारे सामने हैं, मैं परिचय कराना चाहूंगा, तीजूराम बघेल। तीजूराम बघेल अपनी कला के लिए भारत ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। आप बस्तर के हैं, इसी समुदाय से हैं, आपने कई देशों की यात्रा की है, और बस्तर की लौह कला के आज सलाका पुरुष माने जाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा राज्य स्तरीय पुरस्कार और ढेर सारे देश विदेश के पुरस्कार इनके खाते में हैं। आप नई युवा पीढ़ी को शिक्षा भी दे रहे हैं लौह कला के बारे में, शिल्प कला के बारे में, साथ ही साथ उनकी परंपराओं को जीवित रखने में भी उनका बड़ा योगदान है। हम आज तीजूराम जी का स्वागत करते हैं। और आज हम एक मुद्दे पे बात करेंगे तीजूराम जी, जो बस्तर में जो आदिवासी जनजातियां हैं, उनका जो पारंपरिक पहचान, जिसे बोश बोलते हैं, कुल नाम होता है, कुलदेव होते हैं, कुल जैसे सरनेम लिखते हैं, वो सब आपके मैं देखता हूँ आदिवासियों जैसे ही हैं। जैसे बघेल है या सोडी है, और आप बताएंगे बहुत सारे सरनेम हैं जो वही सरनेम है जो आदिवासियों के भी। जी, मेरा नाम तीजूराम बघेल है और मैं बस्तर के लोहार परिवार से आता हूँ। और हमारा जो बस है, जिसे हम गोत्र भी बोलते हैं, वो जो यहाँ का जो बस होता है, गोत्र होता है बस्तर में, वो सेम है। जैसे मैं बघेल हूँ, हमारे समाज में बघेल, सोड़ी, नेताम, पोयाम, कोर्राम, मरकाम, कश्यप, मंडावी, ये सभी हमारे समाज में भी आते हैं। ये सारे गोत्र तो आदिवासियों के हैं, बस्तर के समुदाय के हैं, और आपके भी वही गोत्र हैं। तो क्या आपको आरक्षण का फायदा जो आदिवासियों को मिलता है वो मिलता है? जी नहीं, आज तक हमें इस तरह का आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है जो हमें आदिवासी माना गया हो। पर हमें क्यों ओबीसी का वर्ग का दर्जा दिया गया है, हमें बहुत दुखदायी है हमारे लिए। वाह, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए आज ये चर्चा हम कर रहे हैं। ये जो इनका जो समुदाय है, ये मूलतः आदिवासी समुदाय से थे। इन्होंने काम, जो गांव में जो काम का बंटवारा होता है, उसके तहत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके हिस्से में आई। चाहे ये चूंकि कलाकार भी थे, सोशल जो ग्रामीण इंजीनियरिंग है उसका भी इन्हें ज्ञान था। ये लोहा को पिघलाकर उसके औजार बनाने से लेके आभूषण बनाने से लेके कृषि औजार, और सारी जितनी भी चाहे वो सोनार नाम की कोई, जहां तक मैं जानता हूं बस्तर में नहीं पाई जाती, जी, तो आभूषण भी आप ही लोग बनाते थे। जी।
और जो देवी देवताओं के लिए जो इतने उनका कांटे का झूला होता है, कांटे की कुर्सी होती है, वो जो जिससे मारते हैं, कांटा सिगड़ी, ये सब भी आप ही लोग बनाते थे। जी जी जी। तो इसके अलावा मैं जहां तक मुझे ख्याल है कि बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में जो गाय बैल हैं उनका इलाज करना, उनके पैरों में जो खुरों में जो नाल पहनाते हैं वो भी काम आप लोग करते थे। बैलगाड़ी के में जो चक्कों पे जो लोहे का फाल है, पट्टा चढ़ाना जी, उस गसपुड़ में खील लगाना हो या फिर जुआड़ी में सुमेला बनाना, इत्यादि इत्यादि सारे जितने भी अभी आप मैं बताऊंगा, जब आप पूछते जाएंगे मुझे तो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। जी, तो सारा का सारा जिम्मेदारी वहां खेती से लेके शादी विवाह से लेके उनके नृत्य के लिए जो बाजे हैं, वाद्य यंत्र हैं, नगाड़े हैं और शहनाइयां हैं, इसे मोहरी कहते हैं, सब कुछ ये लोग बनाते थे और ये सदियों से रह रहे हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो मैं तत्कालीन जो अंग्रेज इस क्षेत्र में सबसे पहले आए, मैं उनके बहुत सारे उदाहरण आगे चल के आपको प्रस्तुत करूंगा। उन सब ने यह सिद्ध किया है कि यहाँ जो लोहार जनजाति है वो जनजाति ही थी और ये जनजातियों के साथ ही वो रहते रहे हैं और आर्थिक दृष्टि से जनजातियों से भी ज्यादा पिछड़े रहे हैं। चूंकि इनके यहाँ कोई मांगने की परंपरा नहीं थी। ये जो भी किसान आता था अपने कृषि यंत्र बनवाने के लिए बनाते थे, अपने स्वेच्छा से जिसको जो भी देना रहता था वो दे देता था और कोई रेट नहीं होता था। कोई किसान थोड़ा सा धान ला के देता था तो कोई रागी या मड़िया देता था और जो भी दे दिया उसने संतोष करना है। और किसी किसान के पास अगर नहीं भी है तो पर भी बस्तर में लोहारों में ये परंपरा कभी नहीं रही कि आप कुछ लेके नहीं गए हो तो आपको वापस कर दे। यहां तक कि मिट्टी का कहते हैं एक ढेला भी लेके, मिट्टी का एक टुकड़ा भी, पत्थर का टुकड़ा भी लेके जाता था तो भी उसका काम कर देते थे और जिसके बाद कुछ भी नहीं रहता था, केवल इनकी थोड़ी देर मदद कर देता था। जो लोहार की धोकनी है, धुकनी या धुक देता था पैर वाली धुकना से, या फिर आज के समय में वो हैंड ब्लोअर आए, पंखा घुमाने वाली, उस तरह की हाथ बटाने का काम क्या करते थे तो हम उनका काम करते थे। जी, तो तब अर्थ प्रधान युग नहीं था और उस युग से हमेशा जनजातियों के साथ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। क्योंकि प्रमाण है कि इनके जो गोत्र हैं, इनकी जो शादी की प्रथाएं हैं, इनके जीवन से मृत्यु तक की जितनी भी इनकी रीति रिवाज है वो सब आदिवासियों के जैसे ही हैं। तो बहुत सारे सरकार ने आजादी के बाद बहुत सारी जो गलतियां थी उनको सुधार दी। जैसे कि पारदी को उन्होंने पूरा शामिल किया है आदिवासियों में, तो बहुत सारी गलतियां सुधारी। लेकिन एक यह जनजाति जो है, जो बघेल और फोड़ी, कोर्राम, नेताम ये लिखते हैं, जो जनजातियों के ही एक अभिन्न अंग रहे हैं, ये छूट गए हैं और इस पर तिजूराम जी काफी काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि तिजूराम जी आपको न्याय मिले। एक आपको इसके लिए सारे दस्तावेज इकट्ठे करने होंगे और जनजाति समुदायों से उनसे चर्चा करके तब पूरे प्रमाण इकट्ठे करने होंगे। मेरा मानना है कि भारत के संविधान में किसी को भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। यदि सही तरीके से आप आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से इस समुदाय के लिए आप एक नया इतिहास रच पाएंगे। आज के एपिसोड में हम इतना ही बात कर रहे हैं। कल हम इस समुदाय, अगले एपिसोड में इस समुदाय के कार्यविधि, इनकी कलाकृतियों को और तिजूराम बघेल को, वो कौन सी बात है जो तिजूराम बघेल बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार बनाती है, हम उस पर प्रकाश डालेंगे। और एक दिन हम आपको इनको वर्कशॉप में ले चलेंगे और उन अमूल्य बहुमूल्य कलाकृतियों से आपको रूबरू कराएंगे जिसके कारण आज तिजूराम पूरे देश विदेश में जाने जाते हैं। और इन्होंने जो बस्तर की लौह कला का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है, वो कैसे मनवाया है, इसकी पूरी की पूरी कहानी हम आपके सामने पेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।